इंडियन इकोनॉमी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम 9वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी इसके 3 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम जो भारत की होती है इसके बारे में डिस्कस किया था यहाँ पे। तो इसमें जो है मेनली कॉमर्शियल बैंक के बारे में हम लोगों ने समझा था। पार्ट 2 में बेसिकली जो है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में जो 5-6 जो डेवलपमेंट बैंक है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा जो स्टैटिक पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का उसका ऑलरेडी 8 चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट एंड पॉलिसी और गवर्नमेंट बजटिंग, 8 चैप्टर्स ये हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो 9वां चैप्टर है बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसका जो है आज हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों को ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो कुछ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो का अभी तक हम लोगों ने जो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी वीडियोस डिस्कस किए हैं सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिए हैं, तो वहां से इसका डिटेल नोट आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज आज यहाँ पे सीखेंगे हम, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे कि मैंने यहां पे बोला था कि इकोनॉमी में एक टिप्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई टॉपिक मिले तो उस टॉपिक को 2 से 3 बार यहां पे सोच उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके नाम में ही 30-40% आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो नॉन बैंकिंग यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो नॉन बैंकिंग यानी कि बैंकिंग का दर्जा उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल कंपनीज है, यानी कि एक ऐसी कंपनी है जो दूसरों को फाइनेंस कर सकती है। अभी सीधे तरीके से हम अगर समझेंगे यहां पे बैंक का क्या काम होता है, यहां पे सिंपल सा अगर 2 बेसिक जो फंक्शंस, एक क्या होता है कि बैंक में आप डिपॉजिट रखेंगे तो उसके लिए बैंक क्या करेगी, आपको छोटा सा जो है इंटरेस्ट पे यहां पेमेंट करेगी। दूसरा क्या होता है कि बैंक जो है लैंड करती है, यानी कि बैंक से आप अगर पैसा उधार लेंगे तो कुछ इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक को आपको लौटाना होगा। तो ये जो मेन फंक्शंस है। अभी एनबीएफसी में क्या होता है कि यहां पे आपने जो बैंक में जो यहां पे है अलग अलग प्रक्रिया के जरिए आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एनबीएफसी में, लेकिन यहां पे डिमांड डिपॉजिट नहीं हो सकता। यानी कि बैंक में जब भी आपके सपोज अकाउंट है, आपके यहाँ पे जो भी अकाउंट में आपके आपने पैसे जमा करके रखा है, आपकी सैलरी अकाउंट है या जो भी है, जब आपने चाहा वहां से जो है डिमांड किया, वहां पे आपको जो भी डिपॉजिट है जितना चाहिए तो उतना निकाल सकते हैं आप यहाँ पे जो है। लेकिन एनबीएफसी में ये फंक्शन नहीं होती है। यानी कि एनबीएफसी से आप लोन ले सकते हैं, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा फंक्शन नहीं है कि जब चाहे मैं अपने पैसे उधार यहाँ पे उठा लो, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एनबीएफसी जो है ये रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। तो एनबीएफसी जो है यहाँ पे एक कंपनी का यहाँ पे स्टेटस मिली हुई है इसको। तो एनबीएफसी जो क्या होती है, अलग अलग बिजनेसेस को यहाँ पे लोन देती है। यहाँ पे क्या करते हैं इसके हिसाब से यहाँ पे जो है एक्विजिशन कर सकती है, अलग अलग शेयर्स जो हो, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, जो अलग अलग पार्टीज, ये अलग अलग पार्टीज कौन हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई लोकल अथॉरिटीज भी हो सकती है, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, उसको भी यहाँ पे जो है इशू कर सकती है। जो इशू करते हैं इन लोग, उन लोग यहाँ पे ले सकते हैं एनबीएफसी। तो थोड़ा सा आपको एनबीएफसी का यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। अभी यहां पे देखते हैं कि एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन। तो एक चीज देखिए, कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी उसको जो है यहां पे पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करनी होगी किसी भी एक
जो है यहाँ पे एक यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे। तो एनबीएफसी ज्यादातर जो है आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीआई के साथ ही रजिस्ट्रेशन करके। लेकिन बैंक का यहाँ पे एक चीज है कि बैंक को जो है आरबीआई के साथ ही रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे। लेकिन एनबीएफसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आरबीआई के साथ करे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस भी है। अभी क्या है, यहाँ पे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ भी जो है रजिस्ट्रेशन कर सकती है, या फिर जो IRDAI इंटरेस्ट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सेबी क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉक शेयर इसको रेगुलेट करती है पूरे इंडिया के, और जो IRDAI ये जो है इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है। तो कोई भी एनबीएफसी किसी भी, आरबीआई हो गई यहाँ पे, सेबी, IRDAI, इसके साथ किसी में भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकती है। तो यहाँ पे डुअल रजिस्ट्रेशन का फंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक जो एनबीएफसी ऑलरेडी सेबी के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके हिसाब से ये परफॉर्म करेगी, तो ये जो है आरबीआई के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर डुअल रजिस्ट्रेशन हो गए तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन हो सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे जो है जो मेन रिक्वायरमेंट जो है एक ही जगह से अगर रजिस्ट्रेशन किया जाए तो चल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज है ये सेबी के साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, तो आरबीआई के साथ वहां पे उन लोगों की कुछ लेना देना नहीं है। तो सेबी के जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उसका पालन ऐसे जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे जो भी एनबीएफसी आरबीआई से रेगुलेटेड है, कुछ कुछ जो है उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी। तो यहां पे देखिए टॉपिक को अगर 2 से 3 बार आप देखेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। एग्जाम में अगर इन केस यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा करंट टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड के बारे में बताइए। अगर न्यूज में है तो आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लेक्चर बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। इतना तक आप लोगों ने समझ लिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हॉट टॉपिक है एनबीएफसी क्राइसिस, लगभग पिछले 1-1.5 साल से ये न्यूज में लगातार आती रहती है। तो एनबीएफसी की क्राइसिस क्या होती है, तो देखिए एक चीज कि जब भी यहाँ पे एनबीएफसी यहाँ पे क्या करती है, एक चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे, जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जब एनबीएफसी लोन लेती है, चाहे वो बैंक हो गई, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट में तो बात सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड जो है बाजार जोखिमों के अधीन होती है, कृपया यहाँ पे नियोग से पहले जरूरी दस्तावेज ध्यान से पढ़िए। थोड़ी स्पीड में बोला जाता है लेकिन आप लोगों ने सुना जरूर होगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है आप जब पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करती है, अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। तो इस शेयर्स की जब यहाँ पे अपग्रेडेशन होगी तो म्यूचुअल फंड के जरिए इन लोग को भी, जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पे काम में आएगा, और ये जो है आपको भी रिटर्न अच्छा आएगा। लेकिन अगर शेयर्स डूब गए यहाँ पे तो पैसा आपका भी लॉस हो जाएगा। तो अभी एनबीएफसी क्या करती है, अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूशन जो हो गई वहां से जो पैसे उधार लेती है, और क्या करती है, अलग अलग यहाँ पे जो उधार लेने के लिए कॉमर्शियल पेपर्स हो गई उसको जो यहाँ पे गिरवी रख के उधार लेते हैं। अभी ये उधार लेके क्या करते हैं, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस हो गई या फिर रिटेल कस्टमर्स, उनको यहाँ पे जो है लैंड करती है। तो मेन यहां पे इस जो एनबीएफसी का फंडा यही है। तो एक चीज देखिए, यहां पे एनबीएफसी के पास जब पैसा नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम से यहां पे घोटाला हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया यहां पे, तो ऐसे सिचुएशन की वजह से यहां पे, या फिर इकोनॉमिक जो क्रंच के टाइम में यहां पे अगर एनबीएफसी के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आपको जो एनबीएफसी के साथ आप डिपेंडेंट है, आपने वहां से लोन लेनी है, आप लोन नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ महीने पहले आपने एक जो है अपनी जो शॉप स्टार्ट की थी, अभी आपने प्लान किया है कि एनबीएफसी से मैं 10 लाख रुपीस जो है उधार लूंगा और इस शॉप को मैं बड़ा करूंगा। अभी क्या है कि एनबीएफसी के खुद की तंगी चल रही है, एनबीएफसी के पास पैसा ही नहीं है, वो आपको लोन कैसे देगा। तो वो अगर लोन नहीं देगा तो आपको यहां पे देखिए एक चीज की, एनबीएफसी जनरली ऐसे जो सेक्टर्स को हेल्प करती है जो कॉमर्शियल बैंक से जिनको इजीली लोन नहीं मिलता है। तो एक तो क्या हो गया, आपको यहां पे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास यहां पे जो है इस दुकान को जो अपग्रेड करने के लिए जो प्लान था ये प्लान नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इस दुकान को आपने और बड़ा कर दिया, और भी अलग अलग यहां पे जो है आपके दुकान में जो है आपने सामान रखना स्टार्ट कर दिया,
ज्यादा लोग इस दुकान पे आते, ज्यादा लोग यहां पे खरीदते, ज्यादा लोग अगर खरीदते यहां पे कंजम्पशन कम होती, कंजम्पशन कम हो सॉरी कंजम्पशन बड़ी ज्यादा होती, तो कंजम्पशन अगर ज्यादा होती तो मार्केट में क्या होता, उस चीज की डिमांड होती। जब उस चीज का डिमांड होता है तब क्या होता कि उस चीज की जो कंपनीज है जो उस चीज को प्रोड्यूस करती है उन लोग ज्यादा प्रोडक्शन करते। अभी उन लोग प्रोडक्शन करने के लिए उन लोग को जो रॉ मटेरियल चाहिए था उस रॉ मटेरियल्स की डिमांड बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि वो रॉ मटेरियल्स, अगर मान लीजिए कि एक कपड़े का दुकान है तो कपड़े का यहाँ पे कंपनीज जो है, कपड़े की कंपनीज यहाँ पे जो है कॉटन मंगवाएगी, तो कॉटन के लिए जो कॉटन के जो फार्मर्स है उनको भी ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इन एंड आउट इकोनॉमी में यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, क्रेडिट फ्लो होती रहती है। तो एनबीएफसी के पैसे अगर नहीं होंगे, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जो है एंटरप्राइजेस जो है एनबीएफसी के डिपेंड है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हिट होती है। तो क्या होता है यहाँ पे जो भी बोरोवर्स है, ये बोरोवर्स अभी मान लीजिए कि अभी एनबीएफसी को आपने को पैसे रिटर्न करने हैं, लेकिन आपके पास प्लानिंग यही था कि मैं दुकान को बड़ा करूंगा और जब इससे ज्यादा पैसे आएंगे तो मैं रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर आपको लोन ही नहीं मिल रहा है तो आप दुकान कैसे बड़ा करेंगे? अगर दुकान ही नहीं बड़ा करेंगे तो आप जो है पुराने लोन को चुकाएंगे कैसे? तो क्या होगा, ये लोन जो है ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग यहां पे बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। तो लिक्विडिटी क्रंच को अगर हम लोग एक इमेज के जरिए देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एनबीएफसी के पास यहाँ पे पैसे नहीं है जो है यहाँ पे उधार देने के लिए। तो किससे क्या होता है कि जो क्रेडिट फ्लो हो गई मार्केट में ये कम हो जाती है। मार्केट में क्रेडिट फ्लो कम हो जाती है तो इसके हिसाब से डिमांड को जो ग्रो करना चाहिए था ये डिमांड ग्रो नहीं होती है। उसके अलग अलग यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट होती है, अलग अलग सिचुएशन क्रंच होती है यहाँ पे। तो क्या होती है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ में इफेक्ट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्रेजुअली ऊपर जा रही थी इफेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे नीचे जा जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पे दुकानदार थे, जो भी एंटरप्राइज थे, जो भी बोरोवर्स थे, उनको पैसे रिटर्न करने के लिए लोन चाहिए था, वो लोन ही नहीं मिल रहा है तो पैसे कैसे रिटर्न करेंगे? तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, लोन रिटर्न नहीं कर पाएगा। लोन रिटर्न ही नहीं कर पा रहे तो फिर भी ये साइकिल जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो यही जो है लिक्विडिटी क्रंच, और इसी को हम लोग एनबीएफसी क्राइसिस के साथ रिलेट करते हैं। तो यहां पे देखिए एनबीएफसी क्राइसिस के अगर हम लोग जो मेन रीजंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहला यहां पे देखिए जो है एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो एनबीएफसी की जो इंडिया में मॉडल है, अलग अलग एक्सपर्ट ने उसको जो है फॉल्टी मॉडल बोला है, फॉल्टी मॉडल। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। इकोनॉमी में अगर एग्जांपल से आप समझते हैं तो बहुत ही आसान होगा यहां पे समझने के लिए। तो एनबीएफसी क्या करती है, ज्यादातर शॉर्ट टर्म लोन लेती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है, और जब यहां पे लोन देती है किसी को लॉन्ग टर्म लोन देती है। तो इसको कैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ए, और ये हो गई एनबीएफसी। एनबीएफसी अभी एनबीएफसी ने इंस्टीट्यूशन ए से लोन लिया, मान लीजिए कि 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए लोन लिया। यानी कि मान लीजिए कि 10 लाख लोन लिया है यहां पे, और 10 लाख जो है 6 से 12 महीने के अंदर जो है एनबीएफसी को जो है इस इंस्टीट्यूशन को रिटर्न करना पड़ेगा। इंटरेस्ट उन लोगों ने खुद से डिसाइड कर लिया है। अभी यहां पे क्या किया है एनबीएफसी ने, दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज को यहां पे 5 लाख करके जो है उधार में दे दिया। बोला कि भाई आप आराम से रिटर्न करो, यहां पे 5 साल की आपका टाइम है। तो ये जो दोनों पार्टीज है ये अपनी इंटरेस्ट देती रहेगी एनबीएफसी को, और 5 साल तक इनको रिटर्न करना है, तो आराम आराम से पैसे चलती रहेंगी। तो ऐसा दो पार्टीज नहीं है, हजारों लाखों पार्टीज होती है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इन पार्टीज ने भी बिजनेस करके रखा हुआ है, तो इन पार्टीज ने भी इंटरेस्ट दे के रखा हुआ है, अलग अलग जितने भी लाखों पार्टीज को देके रखा हुआ है वो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट से ही क्या होता है, ये जो पैसे रिटर्न करनी चाहिए थी ये पैसे रिटर्न हो जाती है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गया, जब इकोनॉमी एक गुड टाइम में चल रही है, लेकिन इकोनॉमी अगर बहुत ही बैड टाइम में चल रही है, ये बिजनेस में तंगी हो रही है, यहाँ पे रिटर्न नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे जो पार्टीज है ये पार्टी भले हम लोग नहीं रिटर्न कर पा रहे हैं, हम लोग को लोन दो। अभी एनबीएफसी के पास अगर पैसा ही नहीं बचा है तो लोन कैसे देंगे? तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो लोन यहां पे नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज शॉर्ट टर्म में उनको रिटर्न करना पड़ा था। यहां पे 10 लाख का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लाख नहीं हजारों करोड़ की बात होती है यहां पे। तो इतने अगर पैसे होते ही नहीं है तो लोन कैसे देंगे? तो क्या हो जाता है कि ये साइकिल जो एनबीएफसी ने स्टार्ट किया था, ये साइकिल उसी में टूट जाता है। तो ये हो गया पहला कारण। तो इसी से जो दूसरा कारण एक केस स्टडी के रूप में आप समझ सकते हैं, जो आईएलएनएफसी ग्रुप, तो इसके बारे में डेफिनेटली आपने जो है न्यूज में पढ़ा होगा पिछले साल। तो ये जो है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी है।
तो ये जो है के बहुत सारे जो इनके अलग अलग आउटलेट्स है यहाँ पे, तो क्या करती है ये, जब ऐसे प्रॉब्लम्स में आ गई थी यहाँ पे, जो बैंक्स हो गई या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हो गए यहाँ पे, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आईएलएनएफसी ग्रुप में जो है इन्वेस्ट करती थी, उन लोग जो है डर गए थे। भाई यहाँ पे आप लोग की तो खुद की तंगी चल रही है, जो भी पैसे आप लोगों ने रिटर्न दिए ये पैसे तो आए ही नहीं, अभी हम लोग आपको किस भरोसे पे दे दिए, तो हम लोग को भाई डर लग रहा है, हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो अभी आईएलएनएफसी ने यहां पे बोला है कि भाई हम लोग के ऊपर यकीन रखिए, हम लोग किसी तरह मैनेज करेंगे, जितने भी हमारे कस्टमर्स, जो बहुत सारे कस्टमर्स जो इंटरेस्ट भी देंगे, तो उस इंटरेस्ट से एक साल में हम लोग जो है जो पैसे आएंगे उसी से आपको ग्रेजुअली लोन हम लोग चुकाते रहेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो रिटर्न करते रहेंगे यहाँ पे। तो तब भी क्या होती है, जो भी यहां पे बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो गई, एनबीएफसी को लोन देते, तो उन्होंने क्या किया यहां पे, लोन देने का जो बेसिस पॉइंट है, यानी कि जो लैंडिंग रेट है 150 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया था। यानी कि पहले जो है 5% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लोन देती थी, इसको बढ़ा के अभी 6.5% कर दिया। तो 6.5% कर दिया तो क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, ये क्या होगा, 6.5% कर दिया तो एनबीएफसी भी जब दूसरे पार्टीज को लोन देगी, तो एनबीएफसी ये देख के लोन देगी, तो एनबीएफसी क्या करेगी, एटलीस्ट 7 to 8% तक लोन देगी। तो ये कंपनी जो है ये एनबीएफसी से लोन लेती थी, ज्यादा इंटरेस्ट से लेना पड़ेगा, अभी इसकी जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसका भी इफेक्ट यहां पे चलता रहता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पे जो है एनबीएफसी क्राइसिस के जो इंपैक्ट क्या होता है, तो पहले एक चीज देखिए कि एनबीएफसी की भारत की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा रोल जो है यहाँ पे प्ले होती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की जो यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइजेस है या फिर अलग अलग सेक्टर्स में उन लोग पैसे जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो लोन देते हैं, जो कॉमर्शियल बैंक से इजीली नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब लिक्विडिटी क्रंच सिचुएशन में उन लोग के पास पैसे ही नहीं है जो है उधार देने के लिए, तब क्या होती है, जो भी कंपनीज या जो भी सेक्टर्स उन लोग के ऊपर डिपेंडेंट थे वो बहुत ही तंगी में चलती है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो उससे क्या होता है, ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर में इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एमएसएमई सेक्टर अगर देखेंगे यहां पे जो है डीमोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई यहां पे, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके वजह से भी काफी प्रॉब्लम होती है यहां पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये बहुत ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड अगर देखेंगे, स्टेट जीएसटी होती है यहाँ पे, जो सेंट्रल जीएसटी होती है यहाँ पे, आईजीएसटी होती है यहाँ पे। तो देखिए जो जिस स्टेट्स में क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूपी, बिहार, या फिर वहां पे क्या होती है कि जो है यहाँ पे फैक्ट्रीज ज्यादा नहीं है लेकिन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो आईजीएसटी के हिसाब से अगर 18% सेंट्रल गवर्नमेंट उठा लेती है, तो 9% जहां पे कंजम्पशन हो रहा है उस जगह को मिलती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 9% अपने पास रख लेती है। तो ये हो गई मेन बात। तो अभी यहाँ पे जो भी स्टेट्स के पास जो है पॉपुलेशन ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो उनके लिए यहाँ पे अच्छा है। और जो भी स्टेट्स यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए कि महाराष्ट्र हो गई, तमिलनाडु हो गई, यहाँ पे कर्नाटका हो गई यहाँ पे, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे तो पैसे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि जितने जीएसटी की रेवेन्यू जो आनी चाहिए, उस जीएसटी की रेवेन्यू अगर हर साल 14% के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ तो हम लोग आपको देते रहेंगे। तो ये रहा लेटेस्ट फैक्ट। तो गवर्नमेंट ने इसके हिसाब से जो जीएसटी के कंपेंसेशन पे करनी चाहिए थी, उसके ऊपर कोरोना ने मार दिया अटैक। तो यहां पे जो सेस की जो कलेक्शन थी, ये सेस की कलेक्शन भी काफी कम हुई यहां पे। तो ये अदर एक टॉपिक में जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से एमएसएमईज को बहुत ही ज्यादा अभी भुगतना पड़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि कंजम्पशन डिमांड कम होती है। कंजम्पशन डिमांड कैसे कम होती है, यहां पे मान लीजिए कि एमएसएमईज जो भी उन लोग को प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे, वो अलग एक जो है कंपनी से उधार लेते हैं यहाँ पे, या खरीदते इन्वेंटरीज। ये कंपनी जो है रॉ मटेरियल्स खरीदती है यहाँ पे, अभी अगर नहीं हो रहे तो कंजम्पशन डिमांड पे इसका इफेक्ट होता है। एक्सपोर्ट जो भेजना चाहिए था अलग अलग देशों में, एक्सपोर्ट के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। तो यहां पे स्लो डाउन के हिसाब से यहां पे ज्यादा इफेक्ट होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के हिसाब से। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रिलेटेड भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे, तब आपकी और भी कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाएगी। तो काफी सारे सेक्टर जैसे कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, बहुत ही ज्यादा उन लोग को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ही नॉकडाउन इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे
काफी सारे यहाँ पे संभालने के लिए एनबीएफसी को काफी सपोर्ट दिया है। और अगर देखेंगे मई 2020 में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो है बात की गई थी, तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे लिक्विडिटी सपोर्ट के बारे में बात किया था, यानी कि जो एनबीएफसी हो गई, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सके, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जैसे कि मुद्रा बैंक हो गई यहाँ पे, तो उसको जो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल 30,000 करोड़ लिक्विडिटी स्कीम जो है यहाँ पे इंजेक्ट किए जाएंगे, या फिर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 45,000 करोड़ तक। तो इसमें अलग अलग जो है यहाँ पे इंटरनल बातें होती है, मेनली आपको यहाँ पे समझ चाहिए कि गवर्नमेंट कर क्या रही है यहाँ पे। इसके बाद जो है आरबीआई यहाँ पे जो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के हिसाब से जो है यहाँ पे 50,000 करोड़ यहाँ पे जो है एग्रीगेट अमाउंट यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करेगी अलग अलग यहाँ पे जो बैंक्स हो गई यहाँ पे, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे। तो यहाँ पे आरबीआई ने बोला है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, यानी कि लगभग 3 साल के लिए ये जो है पैसे जो है बैंक्स में यहाँ पे दिए जाएंगे एक पर्टिकुलर रेट में, जो काफी लॉन्ग टर्म की होगी। तो यहाँ पे आरबीआई ने एक मेंशन कर दिया है कि जो स्मॉल एंड मिड साइज एनबीएफसीज हो गई या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो गई, तो उन लोग को ये जो 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे उसका 50% इन्वेस्टमेंट लेके होनी पड़ेगी। यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो एनबीएफसी लोन दे पाएंगे। लोन जब दे पाएंगे, इन लोग को भी जो भी लोन लेंगे अलग अलग एमएसएस, इनको भी फायदा होगा। इन लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, बिजनेस को जब बढ़ाएंगे इकोनॉमी आगे जाएगी, इकोनॉमी जब आगे जाएगी तो लोन तो इजीली क्लियर हो जाएगा, फिर से उन लोग डेवलपमेंट के लिए और लोन लेंगे। जितना ज्यादा ये सर्कल जो है चलता रहेगा उतना एनबीएफसी भी ऊपर जाएगी, इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। अगर यहाँ पे देखिए इकोनॉमी नीचे आ रही है, एनबीएफसी की भी नीचे आ रही है, तो यहाँ पे रिस्क लेके ये काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ भी चारा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए या फिर आरबीआई ने यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इस पार्ट में इतना ही। आशा करते हैं यहाँ पे एनबीएफसी के बारे में काफी कुछ चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफर किया है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इकोनॉमी की बिगिनिंग के लिए हमेशा याद रखिएगा जो एनसीईआरटी की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी है, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी का जो रमेश सिंह हो, संजीव वर्मा, कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। जीएस जो पेपर 1 के लिए मनोहर पांडे की एक बहुत ही बड़ी बुक है, यहाँ पे सब सब्जेक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, सब कुछ यहाँ पे एक ही साथ मिल जाएगी यहाँ पे। तो इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो एक चीज याद रखिएगा, अच्छे से अच्छा नोट्स आपको क्यों ना मिल जाए, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग बैंकिंग सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।